ओके, चलिए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म डीके शिक्षा के ऊपर और मैं आपका एजुकेटर डीके गुप्ता। तो जैसे कि दोस्तों आप सभी बच्चों को पता होगा कि मैं आपको आपके आने वाले एग्जाम के लिए क्या करवा रहा था, तो आपके आने वाले सीटेट पेपर 1 के लिए पर्यावरण अध्ययन यानी कि ईवीएस करवाते हुए जा रहा था, जिसमें हमने एनसीईआरटी बुक स्टार्ट कर रखी थी और टॉपिक वाइज टॉपिक्स और क्लास वाइज क्लास हम करते हुए चल रहे थे, जिसमें हमने दोस्तों क्लास 3rd और क्लास 4th बिल्कुल फिनिश कर दी थी और क्लास 5th की जो एनसीईआरटी बुक्स थी वो हमने शुरू कर रखी थी। बिल्कुल सही। तो क्लास 5th जो है हमने कुछ टॉपिक कर लिए थे और उसी को धीरे धीरे हम कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हुए चल रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो करने वाले हैं एनिमल यानी कि जंतु। और ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि अगर आप अपने आने वाले एग्जाम सीटेट की तैयारी कर रहे हो तो आपकी जो क्लास 5 की एनसीईआरटी बुक है ना, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में यही इसी वाले बुक से, इसी वाले बोल सकते हो क्लास से पूछी जाती है। ठीक, चलिए और डिले ना करते हुए अपने सेशन को, अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों आज हम क्या करने वाले हैं, तो कक्षा 5वीं की जो चैप्टर नंबर कौन सा है, तो चैप्टर नंबर है आपका 8वां। नाम क्या है चैप्टर का एनसीईआरटी बुक में, तो मच्छरों की दावत। क्या है नाम चैप्टर का, मच्छरों की दावत। तो आप सभी बच्चे समझ गए होंगे जिसने थोड़ी बहुत भी अपना सीटेट की तैयारी करी होगी या ईवीएस को जानता होगा। यहाँ पर हम उन बीमारियों के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि मच्छरों के द्वारा फैलाई जाती है या फिर और भी अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो हम यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक, तो सभी के सभी बच्चे अपनी नोटबुक निकाल लीजिए, आज की डेट डाल लीजिए और लिख लीजिए आज का अपना टॉपिक एनिमल यानी कि जंतु। चलिए, तो पहला बिंदु दोस्तों यहाँ पर आता है सोचो और अंदाजा लगाओ। यहाँ पर कुछ बिंदु दिए हुए हैं आपकी बुक के अंतर्गत, जिसमें बोल रहा है कि सोचो और फिर उसका अंदाजा लगाओ। किस चीज के बारे में बोल रहा है, तो बोल रहा है मलेरिया की दवाई के बारे में। किस चीज के बारे में, मलेरिया की दवाई के बारे में। आप सही बच्चों को पता होगा दोस्तों, जैसे जैसे हम आधुनिक काल की ओर बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे हम थोड़े थोड़े क्या हो रहे हैं, विकसित हो रहे हैं, उसी प्रकार से हम अलग अलग दवाइयों की, अलग अलग बीमारियों की बनाते हुए जा रहे हैं। ठीक है, क्या दवाइयां बनाते हुए जा रहे हैं, तो उसी प्रकार से मलेरिया की दवाई के बारे में यहाँ पर कुछ बोला गया है कि पुराने जमाने में कैसे इलाज हुआ करता था और आज इसका इलाज कैसे होता है। पढ़ते हैं, समझते हैं। चलिए, तो लिखा हुआ है कि मलेरिया की दवाई बहुत पुराने समय से सिनकोना, कौन से, ध्यान रखिएगा इस नाम को, सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। क्या बोला गया यहाँ पर कि मेडिसिन फॉर मलेरिया फॉर अर्ली, क्या है, टाइम। शुरुआत से ही, प्राचीन काल से ही, पुराने समय से ही जो सिनकोना पेड़ है हमारा, ठीक है, इस पेड़ की जो छाल होती है, ऊपर की जो परत होती है, उससे क्या बनाई जाती थी, मलेरिया की दवाई बनाई जाती थी। जो कि पुराने समय में, पुराने जमाने में जो लोग थे उसको कैसे इस्तेमाल करते थे, तो छाल को डायरेक्टली पानी के अंतर्गत उबाल लेते थे, फिर उसको छान कर ही डायरेक्टली इस्तेमाल करते थे, यानी कि उसको पी लिया करते थे। लेकिन अब क्या बनाई जाती है, छाल की दवाई बनाई जाती है, गोली बनाई जाती है, मेडिसिन बनाई जाती है, जिसको क्या बोला जाता है, तो जिसको बोला जाता है कुनैन। क्या बोला जाता है, कुनैन। तो अभी अभी अधिकतर बार आप देखा होगा या फिर आपने नोटिस करा होगा या फिर किसी डॉक्टर से पूछ सकते हो, जब किसी व्यक्ति को मलेरिया हो जाता है तो उसको एक कुनैन नाम की दवाई दी जाती है। अब वो जो कुनैन होता है वो किससे बनता है, वो सिनकोना पेड़ की छाल से ही बनता है। ठीक है, तो डायरेक्टली क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन बनेगा कि पुराने समय में व्यक्ति को अगर इस एक प्रकार का रोग हो जाता था जिसके इलाज के लिए डायरेक्टली सिनकोना पेड़ की छाल को उबालकर उसको सेवन करवाया जाता था, तो निम्नलिखित में से व्यक्ति किस प्रकार की बीमारी से, किस प्रकार की बीमारी से वो ग्रसित था, तो वो था हमारा मलेरिया से ग्रसित। मलेरिया से ग्रसित व्यक्ति को पुराने समय से ही सिनकोना पेड़ की छाल की दवाई दी जाती थी। पहले उसे उबाल कर डायरेक्टली पिला दिया जाता था, या फिर आपने सुना भी होगा अपने बुजुर्गों से कि जो पपीते के पत्ते होते हैं ना, उसको भी उबाल कर पिलवाया जाता था। ठीक है, तो क्या है, हमारे घरेलू उपाय हैं जो कि अब इससे क्या बनाई जाती है, मेडिसिन कुनैन नाम की दवाई बनाई जाती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बिंदु है, पता होना चाहिए अगर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो। देखिए, जैसे कि यहाँ पर एक रिपोर्ट दी गई है, किसकी, एक बच्चे की रिपोर्ट दी गई है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम यानी कि सरकारी रिपोर्ट है। क्या है रिपोर्ट में, देखिए, नाम उस बच्चे का क्या है, रजत। नाम क्या है उस बच्चे का, रजत नाम है, और उम्र जो है उसकी 11 वर्ष है। कितनी उम्र है, 11 वर्ष है, और है क्या बच्चा ये, मेल। क्या है, मेल यानी कि पुरुष है। आगे देखो तो रोग की पहचान में डायग्नोस किया गया, तो डायग्नोसिस में पता चला कि इसको जो है ठंड लगकर कपकपी के साथ बुखार आ रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, ठंड लगकर कपकपी के साथ बुखार आ रहा है। तो जब भी किसी व्यक्ति को ठंड लगने के साथ साथ कपकपी के साथ बुखार आ रहा हो, सिर दर्द आ रहा हो, चक्कर आ रहे हो, शरीर में कमजोरी महसूस हो रही हो, तो वो किस चीज की बीमारी से ग्रसित है, तो वो बच्चा जो है वो मलेरिया से ग्रसित है। किस चीज से, मलेरिया से ग्रसित है। और जब इसके खून की चेक करी गई तो खून में मलेरिया के जीवाणु पाए गए। क्या पाए गए, खून के अंतर्गत मलेरिया के जीवाणु पाए गए, यानी कि मच्छर के जो मलेरिया फैलाने वाले होते हैं उसके जीवाणु पाए गए। तो डायरेक्टली अगर आपसे पूछा जाएगा कि किसी व्यक्ति को मलेरिया है तो कैसे पहचान होता है, तो भाई उस व्यक्ति को, उस बच्चे को ठंड लगकर, कैसे, ठंड लगकर कपकपी के साथ बुखार आएगा, सिर दर्द होगा और कमजोरी महसूस होगी। ठीक है, और जब उसका खून टेस्ट किया जाएगा तो उसके खून टेस्ट में क्या मिलेगा, मलेरिया के जीवाणु के, यानी कि मलेरिया के जीवाणु पाए जाएंगे, पैरासाइट्स पाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ पहचान है, अगर आपके एग्जाम में पूछी जाएगी, जो कि बहुत बार पहले पूछी गई है, तो आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। एक रिपोर्ट दी गई थी और उसी रिपोर्ट में सारी की सारी चीजें बताई गई थी। रिपोर्ट भले ही आपको यहाँ से छोटी दिखाई दे रही हो, लेकिन उम्मीद करता हूँ दिखाई दे रही होगी। ठीक है, सही बच्चे समझ गए यहाँ तक। चलिए आगे चलते हैं। आगे चले तो आया नाम एक एनीमिया। पूछा है क्या है, एनीमिया क्या है, पढ़ो। लिखा है कि डॉक्टर ने कहा कि खून में हीमोग्लोबिन या फिर आयरन की कमी है। डॉक्टर ने ताकत की दवाई दी और साथ में ही गुड़, आंवला और हरी पत्तीदार सब्जी जरूर खाने के लिए कहा। क्या बोला गया यहाँ पर कि द डॉक्टर सेड ने, क्या है, द डॉक्टर सेड दैट देयर इज लेस हीमोग्लोबिन और आयरन इन द ब्लड। कहा बोला, क्या बोला गया डॉक्टर ने कि जब इसका चेक किया गया खून को तो पता चला इसके खून में क्या है,
हीमोग्लोबिन की कमी है या फिर आयरन की कमी है। तो डायरेक्टली क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा आपसे कि निम्नलिखित में से एक व्यक्ति के खून जांच करने पे पता चला कि उसके खून में हीमोग्लोबिन या फिर आयरन की मात्रा की कमी है, तो निम्नलिखित में से डॉक्टर इसको क्या खाने या सेवन करने का उपाय या फिर सलाह देगा। तो डॉक्टर तो पहले भाई इसको एक ताकत की दवाई देगा, क्योंकि आपको पता है हीमोग्लोबिन ही हमारे खून को बनाता है, ठीक है, और अपने सर्कुलेट करता है पूरे शरीर के अंतर्गत हमारा हार्ट, जो कि हमारे शरीर को काम करने के लिए मदद करता है। अगर किसी के अंतर्गत खून की कमी हो जाती है तो सीधी सी बात है, शरीर पीला पड़ने लग जाएगा और कमजोरी महसूस होगी। तो पहले डॉक्टर ने दी क्या, उसे ताकत की दवाई, ताकि वो चल फिर सके, आराम से कार्य कर सके। और साथ ही साथ में उसे बोला गया कि भाई मैंने ताकत की तो दवाई दे दी है, लेकिन दवाई से ही सब कुछ नहीं होगा, नेचुरली रूप से भी आपको ठीक होना पड़ेगा। इसलिए आपको ऐसी चीजों का सेवन करना होगा जिसमें आयरन की भरपूर मात्रा। और मैं आपको कई बार बता चुका हूं, आयरन की उन चीजों में भरपूर मात्रा होती है जिसको काट कर थोड़ी देर के लिए रखोगे तो धीरे धीरे काला पड़ने लग जाता है। जैसे कि पालक, पालक की डंडी को काटो आप, थोड़ी देर के लिए छोड़ दो तो डंडी के वहां जहां से काटा होगा आपने, वो काला पड़ने लग जाएगा। ये क्या है उसके, तो ये उसके पूरे का पूरा एक बोल सकते हैं तरीका है जिसके द्वारा आप पहचान सकते हो कि भाई इसमें आयरन की क्या है, भरपूर प्रचुर मात्रा है। ओके, तो डायरेक्टली ये पूछा गया, तो ध्यान रखिएगा कि गुड़, आंवला और हरी पत्तीदार सब्जी खाने से उस व्यक्ति के अंतर्गत आयरन की कमी की मात्रा पूरी होगी, और वो पूरी होगी तो हीमोग्लोबिन भी बनेगा, हीमोग्लोबिन बनेगा तो खून का भी निर्माण करेगा। तो किस तरीके से उस व्यक्ति को दोबारा स्वस्थ किया जा सकता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट बिंदु है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, तो आपको पता होना चाहिए। अब जिस बच्चे को ये हीमोग्लोबिन की कमी थी, क्या था, जिस बच्चे को हीमोग्लोबिन की कमी थी उसकी नीचे दो रिपोर्ट दी गई है, कुछ समय पहले और कुछ समय बाद की। देखिए पढ़ते हैं, वही गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम की रिपोर्ट है। नाम है बच्ची का आरती, क्या नाम है, आरती। कितने वर्ष की है, 12 वर्ष की है। कितने वर्ष की है, 12 वर्ष की है। और क्या है, ये फीमेल है, क्या है, महिला है, बोल सकते हो बच्ची है, ठीक है। अब जब इसका रोग की पहचान करी गई, डायग्नोसिस किया गया, तो क्या नेम निकला, तो ये एनीमिया की शिकार, क्या शिकार थी, एनीमिया की। और एनीमिया का शिकार कौन व्यक्ति होता है, जिसके शरीर में खून की कमी हो जाती है, ठीक है। अब जब चेक किया गया तो इसके शरीर में खून की जो मात्रा निकली वो निकली गई 8 ग्राम डेसीलीटर। कितनी निकली गई, 8 ग्राम डेसीलीटर, ठीक है। तो डॉक्टर ने इसे बोला कि भाई नॉर्मल जो रेंज होती है ना महिलाओं के अंदर खून की, तो वो होती है 12 से 16 ग्राम डेसीलीटर। कितनी होती है, 12 से 16 ग्राम डेसीलीटर, लेकिन आपके अंदर है ही खून कितना, तो 8 ग्राम ही है केवल, यानी कि सामान्य मात्रा से लगभग लगभग 4 ग्राम डेसीलीटर कम है। तो आपको सामान्य मात्रा में भी पहुंचना है तो खून की वृद्धि करनी पड़ेगी, और खून की वृद्धि करने के लिए हीमोग्लोबिन, आयरन की वृद्धि करनी पड़ेगी, और उसके लिए आपको हरी पत्तीदार सब्जियां, गुड़, आंवला वगैरह खाना होगा, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या पता चला, तो यहाँ से क्वेश्चन पता चला कि महिलाओं के अंतर्गत, स्त्री के अंतर्गत, फीमेल के अंतर्गत जो खून की नॉर्मल रेंज होती है वो होती है 12 से 16 ग्राम डेसीलीटर। वहीं पर लड़कों की पूछी जाए, यानी कि मेल की पूछी जाए, तो 14 से 18 ग्राम डेसीलीटर, थोड़ी सी ज्यादा होती है पुरुषों के अंदर महिलाओं की तुलना में, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि महिलाओं के अंदर खून की जो सामान्य मात्रा होती है वो कितनी होती है, तो 12 से 16 ग्राम डेसीलीटर होती है, ठीक। अब किसी बच्ची का कुछ समय बाद, कितने समय बाद, 2-3 महीने बाद दोबारा टेस्ट किया गया। देखो आरती है, 12 वर्ष की है, फीमेल ही है, लेकिन अभी भी किससे ग्रसित है, तो एनीमिया से ग्रसित है। क्यों ग्रसित है, तो भाई अब जो है इसका खून जो है वो 8 ग्राम से बढ़कर 10.5 ग्राम डेसीलीटर हो गया है। पहले 8 था, अब 10.5 हो गया, लेकिन अभी भी नॉर्मल रेंज पर नहीं पहुंचा है, क्योंकि 12 से 16 जो होता है वो नॉर्मल रेंज होती है। ओके, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है, फिर पूछा जाएगा, तो आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। ओके, चलिए, उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि एनीमिया क्या है, ठीक है। एग्जाम में कहीं से भी किसी भी प्रकार का बिंदु बनेगा तो आपको वहां पर उसमें किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। चलिए अब चलते हैं इसके आगे, आगे चलें तो देखो दोस्तों, लिखा हुआ एक पॉइंट, दिल्ली के स्कूलों में एनीमिया के कारण परेशानी। तो दोस्तों अगर आपको कुछ समय, यानी कि आज से लगभग तब 13-14 साल पहले की बात याद करोगे, तो एनीमिया जो है दिल्ली के सरकारी स्कूलों में, नगर निगमों में बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा था। उसी की कमी पूरी करने के लिए लोगों, बच्चों को क्या दी जाती थी, एक नीली कलर की या फिर पिंक कलर की गोली खिलाई जाती थी, दी जाती थी, ठीक है। हॉस्पिटल के द्वारा डॉक्टर आते थे और डॉक्टर डायग्नोस किया करते थे स्कूल के बच्चों का। तो ये वही कहावत बोल रखी है कि 17 नवंबर 2007, ये दिल्ली की कहानी है पूरी की पूरी। क्या बोला था, नगर निगम, नगर निगम क्या है, एमसीडी वाले, जहां पर प्राइमरी स्कूल का ज्यादातर दिल्ली के अंदर जो कंट्रोल है वो एमसीडी वाले स्कूल बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो नगर निगम के बहुत से स्कूलों में हजारों बच्चे एनीमिया का शिकार हैं। इससे बच्चों की शारीरिक और दिमागी तंदुरुस्ती पर असर होता है। इस कारण बच्चे ठीक से बढ़ नहीं पाते और उनमें फुर्ती भी कम होती है। जो कुछ पढ़ाया जाता है उसे समझने में भी परेशानी होती है, और आजकल इन स्कूलों में बच्चों के हेल्थ कार्ड बन रहे हैं और उनकी जांच भी चल रही है। एनीमिया क्या है, एनीमिक बच्चों को आयरन यानी कि लौ की दवाई भी दी जा रही है। तो देख सकते हो दोस्तों, अगर कोई बच्चा किस चीज का शिकार है, एनीमिया का शिकार है, तो उसमें क्या क्या असर पड़ेगा, तो इससे बच्चे की शारीरिक जो बुद्धि होगी, शारीरिक जो तंदुरुस्ती होगी, वो पूरी की पूरी क्या होगी, असर होगी। और इसी कारण से जो व्यक्ति होता है, बच्चा होता है, वो सही तरीके से बढ़ नहीं पाएगा, फुर्ती में कमी आएगी, और जो भी पढ़ाया जाएगा उस पढ़ाई में उसका मन नहीं लगेगा और उसको वो समझ में नहीं आएगा। तो डायरेक्टली अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर कोई व्यक्ति एनीमिया से ग्रसित है तो बच्चे में किस किस प्रकार के कमी देखने को मिल सकते हैं, लक्षण देखने को मिल सकते हैं, तो डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, इसलिए मैंने आपको ये बताया। तो आपको इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए, और इसकी कमी को दूर करने के लिए क्या करना है, सिंपल सी है, आयरन की दवाई तो चली रही है, लेकिन साथ ही साथ में नेचुरल रूप में ठीक होने के लिए बच्चे को गुड़, आंवला और हरी पत्तीदार सब्जी खाने के या सेवन करने के लिए आप उसे सलाह दे सकते हो। ओके, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट बिंदु है, एग्जाम में कहीं से कुछ भी देखने को मिलेगा तो आपको इसको याद रखना है, ध्यान रखना है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलें तो लिखा हुआ है पोस्टर बनाकर कि क्या आप मच्छरों को दावत दे रहे हैं, आर यू इनवाइटिंग मॉस्किटोज। क्यों, क्योंकि देखो लिखा है सावधान, क्या लिखा है, वीवर, सावधान, किस चीज के लिए, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया हो सकता है। तो यहाँ से क्या बोला गया कि अगर आप लोग आसपास पानी इकट्ठा होने दे रहे हैं टंकी में, या फिर जो एसी से, कूलर से निकल रहा है, वो नलकों में या गमलों के आसपास पानी इकट्ठा हो जाता है, बारिश के दिनों में टायर वगैरह जो छत पे रखे रहते हैं, कबाड़ा वगैरह, उसमें पानी इकट्ठा हो जा रहा है, अगर आप ऐसे पानी इकट्ठा होने दे रहे हैं तो आप किसको इनवाइट कर रहे हैं, मच्छरों को इनवाइट कर रहे हैं। अब मच्छर आएंगे तो अपने साथ बीमारी लेकर आएंगे, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, ये बीमारियां आपको हो सकती हैं। तो डायरेक्टली क्वेश्चन कहां से बना,
तो क्वेश्चन यही बना आपका कि निम्नलिखित में से वह कौन सी बीमारियों का समूह है जो कि मच्छरों के द्वारा फैलता है। तो भाई डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, चिकनगुनिया हो गया, ये सारी की सारी बीमारियां जो होती है मच्छरों के काटने से होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बिंदु है, पूछा जाएगा तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। मादा एनोफिलीज मच्छर और एंडीज मच्छर के काटने से बीमारियां फैलती है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आगे लिखा है मच्छर के पेट की कहानी वैज्ञानिक की जुबानी। तो एक व्यक्ति है, एक वैज्ञानिक है जिन्होंने मच्छर का पेट खोलकर देखा और ये साबित किया कि मलेरिया जो होता है वो मच्छरों के काटने से होता है। और इसी प्रयोग के लिए, इसी चीज को साबित करने के लिए विज्ञान के क्षेत्र में उन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, चलिए एक बार उनकी स्टोरी पढ़ लेते हैं। तो मच्छर के पेट की कहानी वैज्ञानिक की जुबानी। अब कई बच्चे परेशान होंगे सर मलेरिया डेंगू चिकनगुनिया किससे होता है। तो डेंगू चिकनगुनिया होता है एंडीज मच्छर के काटने से और मलेरिया होता है मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से। ठीक है, और मच्छर जो होते हैं वो केवल मादा जो मच्छर होती है ना वही खून चूसती है, नर मच्छर खून नहीं चूसता क्योंकि उसको किसी भी प्रकार की आवश्यकता नहीं होती है खून की। मादा मच्छर को इसलिए खून की आवश्यकता होती है क्योंकि उसको अपने अंडों को पोषण तत्व देने होते हैं और जो अंडों को पोषण तत्व दिए जाते हैं वो कहां से दिए जाते हैं, तो भाई वो हमारे ब्लड या फिर खून की मदद से ही दिए जा सकते हैं। ठीक है, इसलिए वो खून चूसती है। इंपॉर्टेंट बिंदु है, पूछा जाएगा आपसे तो आपको इन चीजों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, पता होना चाहिए। ओके, चलिए आगे चलते हैं। क्या है मच्छर के पेट की कहानी वैज्ञानिक की जुबानी। लिखा हुआ है कि यह मजेदार किस्सा आज से लगभग 100 साल पहले का है। कब की बात बोल रहा है, आज से लगभग 100 साल पहले का है। एक वैज्ञानिक ने यह पता लगाया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है। क्या बोला गया, यह पता लगाया कि मलेरिया जो होता है वो मच्छर के काटने से होता है, मलेरिया जो होता है मच्छर से फैलता है। जो कि बोल रहे हैं आगे कि मेरे पिता भारतीय थल सेना में जनरल थे, मैंने डॉक्टरी की पढ़ाई की, लेकिन मेरी दिलचस्पी कहानी पढ़ने, कविता लिखने और संगीत और ड्रामे में थी। क्या बोल रहा है ये वैज्ञानिक, तो ये बोल रहे हैं कि वैसे मैंने डॉक्टरी की पढ़ाई की है लेकिन कहानी लिखना, ड्रामा वगैरह, संगीत वगैरह इन चीजों में इनकी रुचि थी और खाली समय में मैं यही सब किया करता था। अब हर किसी की अपनी अपनी क्या होती है, एक प्रोफेशनल लाइफ होता है और एक इंटरेस्ट वाली लाइफ होती है। कहने का मतलब है एक काम आपको ऐसा होता है जो आपको जीवन को चलाने के लिए जरूरी है और दूसरा काम एक ऐसा होता है जो कि आपको अंदरूनी क्या देता है, शांति प्रदान करता है। तो वही बात यहाँ पर इन्होंने कही। डॉक्टरी इन्होंने इसलिए करी क्योंकि इनको अपने फाइनेंशियल रूप में मजबूत होना था और कहानी संगीत वगैरह जो थे इनको आंतरिक रूप से संतुष्टि प्रदान करते थे। ठीक है, तो वही वाली बात करिए, खाली समय में यही सब मैं किया करता था। आगे बोला गया उसने कि उस समय मलेरिया से बहुत जाने जाती थी। यह बीमारी ज्यादा बारिश और दलदल वाले इलाकों में पाई जाती थी। कुछ लोगों का सोचना था कि गंदगी में कुछ जहरीली गैसें होती होंगी जिससे यह बीमारी फैलती है। तो पुराने जमाने में लोगों का क्या मानना था, तो पुराने जमाने में लोगों का मानना था कि ये जो गंदगी वगैरह होती है इसके अंदर से जहरीली गैस निकलती है जिसके कारण जो लोग होते हैं वो मलेरिया से ग्रसित होते हैं। और अधिकतर ये कहां पर होती थी, तो वर्षा के बाद दलदलीय इलाकों में, ऐसे इलाकों में ये ज्यादातर बीमारी देखने को मिलती थी। ठीक है, आगे बोला गया कि रोनाल्ड रोस, अब इस वैज्ञानिक का नाम क्या है भाई, रोनाल्ड रोस इस वैज्ञानिक का नाम है। ठीक है, तो रोनाल्ड रोस को दिसंबर 1902 में, कब, रोनाल्ड रोस को दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में बड़ा पुरस्कार मिला। कौन सा, नोबेल पुरस्कार। और 1905 में मरते हुए भी वह कह रहे थे कुछ ढूंढ लूंगा, नया ढूंढ लूंगा। ठीक है, अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ध्यान रखिएगा दोस्तों, रोनाल्ड रोस को 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में क्यों नोबेल पुरस्कार दिया गया था, क्योंकि उन्होंने मच्छर के अंतर्गत पेट को चीरा फाड़ी करके पेट के अंदर उन्होंने ताका झांकी की और ये साबित किया, ये सिद्ध किया कि मलेरिया जहरीली गैसों के कारण नहीं, मच्छरों के काटने से फैल रहा है। ठीक है, तो ये इन्होंने ही सिद्ध करा था और इस चीज को सिद्ध करने के लिए सिकंदराबाद के हॉस्पिटल में इधर उधर फिरते रहते थे और साथ ही साथ में मच्छरों के पीछे दौड़ते रहते थे, मच्छरों से अपने आप को कटवाते रहते थे। लोग हम जो है देखा होगा अपने गांव घरों में मच्छरदानी लगाकर, जो मॉस्किटो नेट होता है वो लगाकर हम अंदर सोते हैं। ये क्या करते थे, मच्छरों से बचने के लिए हम लोग वैसे मच्छरदानी लगा के सोते हैं, मॉस्किटो नेट लगा के सोते हैं। ये क्या करते थे, मच्छरदानी लगा लेते थे और अंदर मच्छरों को घुसा लेते थे और अपने आप को कटवाते रहते थे। तो ये देख सकते हो कितना इन्होंने पागलपन करा ये चीज साबित करने के लिए कि मलेरिया जो होता है वो मच्छरों के काटने से होता है। ठीक है, और जब इन्होंने सिद्ध कर दिया तो इसी के लिए इन्होंने इनको 1902 में क्या दिया गया, नोबेल पुरस्कार दिया चिकित्सा के क्षेत्र में कि भाई मलेरिया जो होता है मच्छरों के काटने से होता है। और 3 साल बाद इनकी मृत्यु हो गई, जो कि उस समय भी बोल रहे थे कि कुछ ढूंढ लूंगा, नया ढूंढ लूंगा। तो डायरेक्टली ये स्लोगन किसका है, तो ये रोनाल्ड रोस का स्लोगन है। पूछा जाएगा आपसे तो आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। तो यही 2-4 क्वेश्चन थे जो कि यहाँ से पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। अगर पूछे जाएंगे तो आपको इन चीजों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, इन चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। ओके, सभी बच्चे समझ गए, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक। तो आगे चलते हैं। आगे बोला गया मलेरिया मादा एनोफिलीज मच्छर, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको कि मलेरिया जो होता है मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है और डेंगू एंडीज मच्छर के काटने से होता है। ठीक है, तो मलेरिया मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ जो होता है उसके कारण होता है। तो अगर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए किसके द्वारा, मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने के द्वारा, और वो क्यों काटती है ये भी मैंने आपको बता दिया। और क्या होता है, प्लाज्मोडियम नामक एक प्रोटोजोआ होता है उसके कारण देखने को ये रोग मिलता है हमारे अंदर। ओके, तो पूछा जाएगा आपके एग्जाम में तो आपको इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए। ठीक, तो ये था दोस्तों आज का अपना पहला टॉपिक, मच्छरों की दावत। उम्मीद करता हूं यहां तक सभी के सही बच्चों को समझ में आ गया होगा, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई होगी। ठीक, आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है आपका इसी का ही, क्लास 5 का ही चैप्टर नंबर 9। क्या बोला गया है, डायरी कमर सीधी ऊपर चढ़ो। अब आपको पता चल गया, यहाँ पर एक टीचर है जो कि केवीएस केंद्र विद्यालय में लगी हुई है, उनको कैंपिंग करने के लिए ले जाया गया, मतलब उनको टूर वगैरह मिलते हैं ना टीचरों को, आपको पता होगा, तो कैंपिंग करने के लिए गई थी उत्तराखंड। तो वहीं पर ये पूरी की पूरी उन्होंने डायरी लिखी और वो पूरा का पूरा विवरण दे रही है उन चीजों के बारे में। अब वो क्या है, उन्हीं चीजों को हमें पढ़ते हुए चलना ताकि एग्जाम में कुछ पूछा जाए तो हम लोगों को इस चीज के बारे में जानकारी हो।
चैप्टर का नाम क्या होगा? तो चैप्टर का नाम एनसीईआरटी सीटेट के अनुसार देखा जाए तो वो होगा ट्रैवल यानी कि यात्रा। अब ये टीचर देखो ये रही, अब आपको पहचान में आ रही हो कि नहीं आ रही हो, लेकिन उन्होंने अपनी फोटो वगैरह भी यहाँ पर शेयर कर रखी है। चलिए पढ़ते हुए चलते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाएंगे वो आपको समझाते हुए चलता हूँ। पहला है पहाड़ पर चढ़ने का कैंप। आप सभी बच्चों को पता होगा पहाड़ पर चढ़ने के लिए ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है, कैंप वगैरह लगाए जाते हैं। तो ये कहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है? तो नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग कहाँ है? उत्तराखंड यानी कि उत्तरकाशी में। कहाँ है? उत्तरकाशी में है। ठीक है, तो पूछा जाएगा आपसे कि पहाड़ों पर चढ़ने के लिए जो ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है वो कहाँ पर दी जाती है? तो नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग। या फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग कहाँ पर स्थित है? तो उत्तरकाशी में स्थित है। ओके, दोनों क्वेश्चन इधर से पूछे या उधर से पूछे, आपको इस चीज के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक, चलिए आगे चल। आगे लिखा गया है कि एक बड़ी जिम्मेदारी। अब देखो दोस्तों, इस पूरे के पूरे चैप्टर को पढ़ोगे तो इन्होंने पूरी की पूरी कहावत लिख रखी है कि कैसे हमें सुबह जल्दी उठाया जाता था और पहाड़ों पर चढ़ने के लिए ले जाया जाता था, हमारे पांव दर्द करे, हाथ दर्द करे, कड़े नियम हुआ करते थे। इन सारी चीजों के बारे में लिखा हुआ है, लेकिन वो सारी की सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जौन जौन सी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको समझाते हुए चलता हूँ। जैसे कि इन्होंने एक दिन इनके पांव वगैरह में दर्द हो रहा था, पांव वगैरह में छाले वाले पड़ गए थे, तो ये सुबह सुबह उठी, बहुत शरीर दर्द कर रहा था। तो जो इनके गुरु थे वो यानी कि उस समय जो कैंपिंग के ट्रेनर थे ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह, उनको इन्होंने कहा कि सर मैं आज नहीं जा सकते, मेरे हाथ पांव बहुत दर्द कर रहे हैं। ठीक है, ये बहाना लगाने लग गए। तो उन्होंने इनको एक बड़ी जिम्मेदारी दे दी। क्या जिम्मेदारी दे दी? ना चलने के लिए इन्होंने एक तरीके से सजा दे दी कि तुम आज पूरे के पूरे ग्रुप को लीड करोगे। अब भाई पूरे के पूरे ग्रुप को, पहले तो ग्रुप के साथ चलना होता था, ग्रुप को लीड करना है। तो एक बड़ी जिम्मेदारी यानी ग्रुप लीडर की क्या क्या जिम्मेदारी होती है, डायरेक्टली वो बात यहाँ पर कही गई है। देखिए क्या है ग्रुप लीडर की जिम्मेदारी, जो बातें आपको बताई गई थी यानी कि मैडम को बताई गई थी। पढ़ते हैं, पहला बिंदु लिखा है कि बाकी लोगों का सामान उठाने में मदद करना। तो पहले तो केवल अपना सामान उठाना था, अब आप एक ग्रुप के लीडर हो तो आपकी जिम्मेदारी है कि पूरे के पूरे ग्रुप का सामान उठाने में आप क्या करो, मदद करो। तो बाकी लोगों का सामान उठाने में क्या करनी थी आपको, मदद करनी थी। दूसरा, पूरे ग्रुप के आगे बढ़ जाने पर भी आपको आगे बढ़ना था। देख सकते हो जैसे कि ये ग्रुप पूरा का पूरा आगे आ रहा है और ये आराम से खड़े होकर देख रही है सारी चीजें। तो अब यहाँ पर क्या हो गई है, पहले ग्रुप के साथ चलना होता था, लेकिन अब आपको ये देखना है, यानी कि इनको ये देखना था कि पूरा का पूरा ग्रुप सही है कि नहीं है, और ग्रुप बढ़ जाए आगे तब इनको आगे बढ़ना था। तो पूरे ग्रुप के आगे बढ़ जाने पर ही आपको अब आगे बढ़ना था। अगला बिंदु था जो चल ना पाए उसे हाथ पकड़कर चढ़ाना या फिर चलाना। देख सकते हो पहाड़ पर चढ़ रहे हैं, तो जो व्यक्ति थक जाता है या फिर जो व्यक्ति चढ़ नहीं पाता तो उनकी मदद करनी है, उनको हाथ पकड़कर उनको मोटिवेट करना, उनको ऊपर की तरफ चढ़ाना है। ये खुद नहीं चढ़ पा रही थी, अब इनको जिम्मेदारी दी गई थी दूसरों को चढ़ाने की। देख सकते हो इतनी सजा मिली आपको। आगे बोला गया रुकने के लिए जगह ढूंढना। अब ये ग्रुप लीडर की जिम्मेदारी थी कि आपको एक ऐसी जगह ढूंढनी है जो कि रुकने के लिए बिल्कुल सही हो, सटीक हो और क्या हो, सुरक्षित हो। ठीक है, आगे है बोला गया साथी के बीमार पड़ने पर, किसके? साथी के बीमार पड़ने पर उसका ध्यान रखना। तो ये अब आपकी जिम्मेदारी थी कि साथी अगर बीमार पड़ रहा है तो उसको रुकने के लिए, उसको ठहराने के लिए, उसका ध्यान रखने के लिए आप जिम्मेदार हो। तो उसका ध्यान क्या रखना है, आपको रखना है। अगला सबके खाने पीने का इंतजाम देखना। तो ये ग्रुप लीडर की जिम्मेदारी है कि सारे के सारे जो व्यक्ति हैं, सारे के सारे जो ग्रुप में है, उन सभी के सभी को खान पान मिल रहा है या खाने पीने की चीजें मिल रही है कि नहीं मिल रही है, उन चीजों का इंतजाम आपको ही देखना है। और सबसे बड़ी बात यह थी कि ग्रुप की किसी भी सदस्य से गलती हो जाने पर उसे हंसते हुए सजा भुगतने के लिए तैयार रहना। और यही सजा मिली थी इन मैडम को, क्योंकि इन्होंने बहाने मारने शुरू कर दिए थे। तो यही बोला गया इन्हें कि सबसे बड़ी तो बात यह थी अगर कोई भी ग्रुप के अंदर गलती करता है, जैसे कि इन्होंने कड़ी बहाना मारने की, तो गलती की सजा भुगतने के लिए हमेशा आपको तैयार रहना है। ओके, तो ये कुछ बातें कहीं कहीं ग्रुप लीडर के बारे में। तो डायरेक्टली आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि ग्रुप लीडर की सही जिम्मेदारियों को चेक करें। तो अगली बार फिर आपको एग्जाम में पूछा जाएगा तो ग्रुप लीडर के बारे में ये सारी की सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। ओके, उम्मीद करता हूं यहाँ तक सभी के सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। ग्रुप लीडर की क्या क्या जिम्मेदारी है वो आपको पता हो गया होगा। इंग्लिश वाले बच्चे कंफ्यूज ना होइएगा, ये लीजिए सारी की सारी चीजें इंग्लिश में आप नोट डाउन कर सकते हो। वही बातें सारी की सारी बस इंग्लिश में लिखी हुई है, तो इंग्लिश वाले बच्चे नोट डाउन करते हुए चलिएगा। ठीक है, चलिए आगे चल। आगे लिखा है खेल खेल में। क्या लिखा है? खेल खेल। एक बहुत ही बड़ा हस्ती, बहुत ही बड़ी महिला जो आगे जाकर उन्होंने नाम कमाया, उन्हीं के बारे में कहानी दी गई है। नाम है उनका बचेंद्री पाल। ठीक है, तो खेल खेल में ये टॉपिक का नाम जो है अभी आपको पता चल जाएगा। देखिए लिखा है कि पहाड़ी इलाके में रहने वाली 12 वर्ष की एक पहाड़ी लड़की, क्या बोला गया? पहाड़ी इलाके में रहने वाली 12 वर्ष की एक पहाड़ी लड़की स्कूल से पिकनिक के लिए गई। कहाँ गई? ये पहाड़ी इलाके की रहने वाली 12 वर्ष की एक बच्ची थी जो कि क्या कर रही थी, पहाड़ी स्कूल में, वहां से एक पिकनिक के लिए उनको घुमाने के लिए लेके जाया जा रहा था। वह जो थी अपनी सहेली के साथ, क्या है, वह जो थी अपनी सहेली के साथ, वह खेल ही खेल में लगभग 4000 मीटर ऊंची, ध्यान रखिएगा, खेल में 4000 मीटर ऊंचे एक पहाड़ की चोटी पर चढ़ गई। और वह चढ़ तो गई लेकिन अंधेरा हो जाने के कारण वापस उतर नहीं पाई। देख सकते हो वो दोनों बच्चे जो है खेल में जो है 4000 मीटर ऊंचा एक पहाड़ था उस पर चढ़ गई थी वो बच्ची खेल। ठीक है, अब वो भाई अंधेरा हो गया, अंधेरा हो जाने के कारण की वजह से वो रात में वहां पर से उतर नहीं पाई। क्या हो गई? उतर नहीं पाई। तो वहां पर बोला गया उसने कि उतर नहीं पाया था, केवल खूब अंधेरा, ठंड और डर। 12 साल का बच्चा, यार आप खुद सोच के देखो, 4000 मीटर की ऊंची वाली पहाड़ी है, इसमें बिल्कुल अकेली है वो, ग्रुप अंधेरा है, ठंड है और वहां पर उसको डर भी लग रहा होगा। पास में कुछ नहीं और बितानी थी पूरी रात। हाँ, गढ़वाल की रहने वाली, कहाँ की? नाकुरी गांव की रहने वाली थी जिसका नाम था बेचंद्री पाल। ये जो थी घटना उनके बचपन की थी। कब की घटना थी? ये उनकी बचपन की घटना थी। ठीक है, आगे चले तो बड़े होकर नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग से उन्होंने पहाड़ चढ़ने की ट्रेनिंग ली और उन्हें गाइड करने वाले थे ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह।
तो यहाँ से क्या पता चला? तो यहाँ से आपको पता चला कि ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह जो थे वो बिछंदरी पाल के क्या थे? गुरु थे। क्या थे? गुरु थे। आगे चलते हैं। वह महिलाओं को पहाड़ पर चढ़ाने की या चढ़ने की ट्रेनिंग देने लगी। कौन? बिछंदरी पाल। 1984 में बिछंदरी को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए चुना गया। तो यहाँ से क्या पता चला? जब वो बचपन में उन्होंने कारनामा करा तो बड़े होकर उन्होंने माउंटेन यानी पहाड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग ली और 1984 में उनको विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का मौका मिला, टीम में शामिल होने का मौका मिला। आगे बात करें तो आगे बोला गया एक धमाका। क्या धमाका? तो 18 लोगों की उस टीम में क्या बोला गया? जब बिछंदरी पाल को 1984 में चुना गया था तो उस पहाड़ पर चढ़ने के लिए कितने लोग थे? तो 18 लोगों की टीम थी। कितने लोगों की? 18 लोगों की टीम थी जिसमें 7 महिलाएं थी। कितनी महिलाएं थी दोस्तों? 7 महिलाएं थी। चढ़ाई के दौरान 15 मई की रात को टीम जब लगभग 7300 मीटर की ऊंचाई पर पहुंची तो बेहद थकी हुई थी और एक भयंकर तूफान था। टीम के और लोग नीचे बसे कैंप में लौट गए। देखो दोस्तों कि जब 1984 में जब चुना गया तो कुल मिलाकर 18 लोगों की एक टीम थी जिसमें महिलाएं कितनी थी? 7 थी। बाकी 11 कौन थे? पुरुष थे। अब चढ़ाई के दौरान 15 मई को, कब? 15 मई को 1984 की बात है ये, रात में पूरी की पूरी जो टीम थी वो लगभग 7300 मीटर यानी कि लगभग 80% पहाड़ वो चढ़ चुके थे। वहां पर जैसे ही वो ऊंचाई पर वो पहुंचे तो पूरी की पूरी टीम जो थी वो बहुत थकी हुई थी और वहीं पर ही दहले पे दहला ये हो गया, सोने पे सुहागा ये हो गया कि एक भयंकर बर्फ का तूफान आ गया। क्या आ गया? भयंकर बर्फ का तूफान आ गया जिसकी वजह से उन्होंने जो कैंप वगैरह लगा रखे थे वो सारे उखड़ गए और उखड़कर जो उड़कर कहीं गए तो कहीं किसी के लगा, कहीं किसी के लगा। ठीक है, तो इस तरीके से काफी लोग वहां पर घायल हो गए और सभी के सभी लोगों में से काफी लोगों ने ये निर्णय लिया कि हम वापस अब कहां जाएंगे? नीचे जो हमारा बेस कैंप है वहां पर लौटेंगे। और उसी के अंतर्गत जो बिछंदरी पाल थे उनके सर पर और हाथ पर भी चोट लग गई थी लेकिन बिछंदरी पाल ने निर्णय लिया कि मैं नीचे नहीं जाऊंगी, मैं बचे हुए पहाड़ को चढ़ूंगी। तो बाकी जो लोग थे वो बेस कैंप की ओर नीचे लौट गए लेकिन बिछंदरी पाल ने हार नहीं मानी और पहाड़ चढ़ना उन्होंने जारी रखा। ठीक है, आगे बढ़ते देखिए। लेकिन बिछंदरी जैसे तैसे फिर ऊपर की तरफ बढ़ी। बिछंदरी ने 23 मई 1984 देखो पहाड़ ये पूरी की पूरी घटना हुई कब हुई? 15 मई को हुई। कब? 15 मई को हुई और ये चढ़ी कब? तो 23 मई को। देख सकते हो दोस्तों लगभग 8 दिन और लगे और 8 दिन उन्होंने हिम्मत कैसे जुटा कर रखी होगी। ठीक है, तो 23 मई 1984 को दिन में 1:07 पर 8900 मीटर ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट जिसका नेपाली नाम जो है वो है सागरमाथा। अब नेपाली नाम क्यों मैं बता रहा हूं इसका? क्योंकि माउंट एवरेस्ट जो है वो भाग है किसका? नेपाल का। ठीक है, इसलिए नेपाल में इसको किस नाम से जाना जाता है? सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। तो दोपहर में 1:07 पर इन्होंने इस माउंट एवरेस्ट के ऊपर कदम रखा। उन्होंने वहां माथा टेका, तिरंगा गाड़ा और कई फोटो भी उन्होंने खींचे। करीब 43 मिनट वह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर रही और इसके साथ ही बिछंदरी पाल भारत की पहली और संसार की 5वीं ऐसी महिला बनी जिन्होंने एवरेस्ट पर कदम रखा। तो देख सकते हो दोस्तों लगभग 8 दिन उन्होंने बिताए मतलब चढ़ने में, बाकी बचे हुए पहाड़ को हिम्मत जुटाकर। और 23 मई कब? 23 मई 1984 को दिन में 1:07 पर विश्व की सबसे ऊंची चोटी जिसकी ऊंचाई है 8900 मीटर वहां पर इन्होंने कदम रखा। और जो नेपाल का भाग है, नेपाल में इसको सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। और लगभग इन्होंने वहां पर क्या करा? 43 मिनट वहां पर जाकर इन्होंने माथा टेका, तिरंगा गाड़ा, कई सारी फोटो खींची। 43 मिनट इन्होंने वहां बिताए। कितने? 43 मिनट वहां पर इन्होंने बिताए। अब कई बच्चे कह सकते हैं कि सर 43 मिनट ही क्यों बिताए, और ज्यादा समय बिता सकते थे। दोस्तों आप जितनी ऊंचाई पर जाते हो ना, हवा जो होती है उतनी पतली होती जाती है, सांस लेने में दिक्कत होने लग जाती है। तो माउंट एवरेस्ट इतनी ऊंचाई पर है कि वहां पर सांस लेना बहुत ज्यादा दिक्कत का काम हो जाता है। वहां से लोग जितनी जल्दी चढ़ने की सोचते हैं उससे कई जल्दी उतरने की सोचते हैं। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है कि माउंट एवरेस्ट पर जो चढ़ने के लिए गए थे, चढ़ते समय उनकी मृत्यु नहीं हो जाती, वापस लौटते समय उनकी मृत्यु बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो इसलिए लोग जो है यहाँ पर बिछंदरी पाल ज्यादा समय ना व्यतीत करते हुए जल्दी से जल्दी नीचे उतरने की सोच रही थी। तो 43 मिनट इन्होंने वहां पर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर बिताया और इसी तरीके से बिछंदरी पाल जो है भारत की पहली महिला बन गई जो कि माउंट एवरेस्ट पर कदम रखा था। और इनमें हिलेरी आप सभी बच्चों को बताओ पहले जो थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर कदम रखा था विश्व के। ठीक है, तो बाकी वो आप सभी को पता है तेंजाई की मदद से, जो कि एक नेपाली थे वहां पर जो गाइड थे उनकी मदद से ही चढ़े थे वो, लेकिन वो एक अलग स्टोरी है, उसकी हम बाद में कभी बात कर लेंगे। अभी बिछंदरी पाल पर फोकस करो कि बिछंदरी पाल जो है विश्व की 5वीं महिला और भारत की पहली महिला बनी जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सभी के सभी बच्चे समझ गए होंगे, किसी भी प्रकार की किसी बच्चों को डाउट नहीं रहा होगा। ठीक, जैसे कि आप यहाँ पर एक फोटो देख सकते हो, ये उसी की फोटो है, यानी कि उन्हीं की फोटो, टीम की फोटो है जो टीम में आगे जाकर चुने गए थे। ठीक, चलिए आगे चले तो लिखा हुआ शिक्षक संकेत। क्या लिखा है कि शिक्षक बच्चों को पर्वतारोहण में इस्तेमाल की जाने वाली चीजें जैसे कि स्लिंग, पिटॉन, हंटर शूज, स्लीपिंग बैग इत्यादि के चित्र दिखाकर या असल में दिखाकर चर्चा करवा सकते हैं। तो ये सारे के सारे क्या है? इक्विपमेंट्स है जो कि पहाड़ पर चढ़ने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि स्लिंग, जैसे कि पिटॉन। फॉर एग्जांपल के रूप में आपके जो इनके शूज होते हैं ना उनको हंटर शूज कहा जाता है क्योंकि उनके कांटे लगे रहते हैं नीचे, पहाड़ पर चढ़ने में मदद करते हैं। जैसे कि रस्सियों में अटकाने के लिए कुछ इस प्रकार से हुक होते हैं और पहाड़ में गाड़ने के लिए कुछ इस प्रकार से हुक होते हैं। ठीक है, इन्हीं को कहा जाता है स्लिंग और पिटॉन कहा जाता है। ठीक है, ताकि पहाड़ चढ़ने में रस्सी अटकाकर उसमें मदद ली जा सके। तो ये सारे के सारे इक्विपमेंट्स हैं जो कि माउंटेनिंग करने वाले इस्तेमाल करते हैं। ओके, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये था दोस्तों आज का अपना एक चैप्टर जो कि हमने अच्छी तरीके से पढ़ने की कोशिश करी, अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करी। अब आपके एग्जाम में यहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चलिए उसके बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, बोला गया है कि मलेरिया रोग प्रमुखता किस समय फैलता है। तो दोस्तों जब हम पढ़ रहे थे अभी हमने पढ़ा था कि मलेरिया जो होता है अधिकतर आपको वर्षा के टाइम यानी कि वर्षा के बाद या फिर दलदली इलाकों में देखने को मिलता है, पढ़ा था ना आपने। तो मलेरिया ध्यान रखिएगा वर्षा के बाद फैलता है और डेंगू सर्दियों में फैलता है, नवंबर दिसंबर के आसपास। तो इसलिए यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? वर्षा के बाद। तो ऑप्शन नंबर थर्ड, जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर थर्ड लगाया वो सभी के सही बच्चों ने क्या लगाया? बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल राइट आंसर लगाया। ठीक,
आगे चलते हैं। आगे बोला गया कि निम्नलिखित में से किस रोग के प्रति पुरानी अवधारणा थी कि यह रोग गंदगी व जहरीली गैसों से फैलता था। तो आप सही बच्चों को पता है रोनाल्ड रोस ने जब तक साबित नहीं कर दिया था तब तक पुराने समय में लोगों को ये लगता था कि ये जो है वो जहरीली गैस है जो गंदगी के कारण निकलती है उसके कारण फैलता है। तो किसकी बीमारी थी? तो रोग था मलेरिया। तो जिस बच्चों ने इसका ऑप्शन नंबर 2 लगाया मलेरिया, वो सभी के सही बच्चों ने क्या लगाया? बिल्कुल परफेक्ट और बिल्कुल राइट आंसर लगाया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे बोला है कि उस वैज्ञानिक का क्या नाम है जिसने सर्वप्रथम मच्छर के पेट के अंदर ताका चौकी की और यह सिद्ध किया कि मलेरिया मच्छर के काटने से फैलता है और अनुसंधान के लिए इसको 1902 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो अभी हम किसके बारे में पढ़ रहे थे? रोनाल्ड रोस के बारे में पढ़ रहे थे। तो ऑप्शन नंबर 2 जिस बच्चों ने ऑप्शन नंबर 2 लगाया रोनाल्ड रोस, वो सभी के सही बच्चों ने बिल्कुल परफेक्ट और बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाया। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे बोला क्या है? रजत। रजत आपको पता है वो जो हमें रिपोर्ट दिख रही थी। ठीक है, तो रजत ने अपने मित्र से कहा कि मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे बुखार है, मैं कभी बुखार से दर्द और में पसीना आने से चक्कर से गुजरता हूं। तो रक्त की जांच करने के बाद डॉक्टर ने मुझे कड़वी सी दवाई दी है। रजत किस रोग से पीड़ित हो सकता है? तो दोस्तों मैंने आपको बोला था ठंड लगकर कपकपी के साथ बुखार आता है, सिर दर्द होता है, कमजोरी महसूस होती है, चक्कर आते हैं। ठीक है, तो ये बच्चा किस चीज से ग्रसित हो सकता है? तो ये बच्चा होता है मलेरिया से ग्रसित। तो ऑप्शन नंबर 2 जिस बच्चों ने लगाया ओके। ऑप्शन नंबर 3 इंग्लिश वाले बच्चे यहाँ पर ये नोटिस कर लीजिएगा, हिंदी में तो ऑप्शन नंबर 2 है लेकिन इंग्लिश में ऑप्शन नंबर 3 है। ये हल्का सा यहाँ मिसप्रिंट हो गया है, कोई बात नहीं, इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो मलेरिया जिस बच्चों ने लगाया वो बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल राइट आंसर लगाया। चलिए आगे चलते हैं। आगे बोला है कि मादा मच्छर रक्त चूसने का कार्य क्यों करती है? तो दोस्तों अभी मैंने आपको बोला था कि मादा एनोफिलीज मच्छर और एंडीज मच्छर ये अपने अंडों को पोषक तत्व देने के लिए इनको खून की आवश्यकता होती है और यही इसीलिए खून को चूसते हैं। तो अंडों को पोषण तत्व देने के लिए कहाँ है? अंडे देने के लिए। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। जिस बच्चे ने लगाया ऑप्शन नंबर 4 वो सभी के सही बच्चों ने क्या लगाया? बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल राइट आंसर लगाया। ठीक है, चलिए तो ये था दोस्तों आज का अपना पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें हम एनसीईआरटी क्लास 5 कि हम बुक कर रहे थे। इंपॉर्टेंट है, आप सही बच्चों के लिए समझ में आ गया होगा। जिसमें हमने 2 टॉपिक करे, एक तो हमने करा कौन सा? एनिमल्स, जिसमें हमने अच्छी तरीके से किसके बारे में बात करी? मच्छरों के बारे में, या फिर उनको कैसे हमने अलग अलग प्रकार से रोग वगैरह हो रहे थे उनके बारे में। और दूसरा हमने बात करा किस चीज के बारे में? ट्रैवल के बारे में। किसके बारे में? ट्रैवल के बारे में, कि किस प्रकार से लोग जो है ट्रैवल करके इधर उधर देखने को मिल रहे थे। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोनों के दोनों टॉपिक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे, किसी प्रकार की कोई समस्या आप लोगों को नहीं हुई होगी यहाँ पर। ठीक है, चलिए तो ये था दोस्तों आज का अपना पूरा का पूरा टॉपिक। अब जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो नेक्स्ट क्लास में इसी को ही कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम क्लास 5th कर रहे थे और 5th को ही करते हुए चलेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहाँ तक सारी की सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, किसी प्रकार की किसी बच्चों को कोई समस्या नहीं होगी, सारी चीजें सारी प्रॉपर क्लियर हो गई थी आपकी। ठीक, तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, बाकी जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर को कंप्लीट करेंगे। ओके, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए सभी बच्चों को धन्यवाद।